नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर और टॉपिक का नाम है पॉस्को एक्ट। तो ये पॉस्को एक्ट होता क्या है? पॉस्को अधिनियम है क्या? 2012 का ये अधिनियम, ठीक है, समाज के किस वर्ग के संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और बहुत ही प्रभावशाली अधिनियम है। देखिए, इसको शामिल किया गया है, वैसे तो देखा जाए आपके यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इसको टॉपिक को शामिल किया गया है। फिर भी एक समाजशास्त्र का छात्र होने के नाते, समाजशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते आपको पॉस्को एक्ट के अधिनियमों के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है? तो हम इस अधिनियम की कोई ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे, कोई तकनीकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझेंगे, कोई धाराओं की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे। हम अपने समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से, ताकि हमारे एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में। और ये अधिनियम बड़ा ही संक्षिप्त रूप में हमें पढ़ना है, ताकि इसकी गंभीरता को हम समझ सकें। ऐसा ना हो कभी-कभी हम कुछ कानूनों को, कुछ अधिनियमों को इतना विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं कि एग्जाम के समय पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ ही नहीं पाते हैं। एग्जाम में बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। ठीक है? चलिए, तो शुरुआत करते हैं इस अधिनियम के बारे में। याद रखिए, अगर आप यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवल सोशियोलॉजी, हम केवल सोशियोलॉजी की क्लास लेते हैं। ये चैनल केवल सोशियोलॉजी का है, हमारे एप्लीकेशन भी केवल सोशियोलॉजी ही पढ़ाई जाती है। तो अगर आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं और समाजशास्त्र को लेकर आपका जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षाओं से संबंधित समस्त कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध रहते हैं। देखिए, 195 से ज्यादा वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। अगर आपकी तैयारी, बेहतर तैयारी हो चुकी है, वो एक या दो वीडियो ही आपके जरूरत है, आपको एक आध दो लेक्चर की, तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको हमारे यूट्यूब पर भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, जिस पर फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज निःशुल्क चलती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे वीडियो में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो ये पॉस्को अधिनियम है क्या, इसका पहले फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट कब लाया गया? 2012 में लाया गया। नाम से स्पष्ट है, सेक्सुअल ऑफेंस जो बच्चों के अगेंस्ट होता है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट होता है, उससे उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून बनाया गया है, ये अधिनियम बनाया गया 2012 में। ठीक है? ये बच्चों को क्या देता है? ये बच्चों को यौन शोषण से, यौन उत्पीड़न से और अश्लीलता से बचाने के एक प्रकार से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये सुरक्षा कवच देता है बच्चों को, किन बातों से? यौन शोषण से, यौन उत्पीड़न से और अश्लीलता से बचाने का सुरक्षा कवच है अपने आप में पॉस्को एक्ट। ये अधिनियम पारित कब किया गया संसद में? संसद ने पारित किया 20 जून 2012 को, उसको पारित किया। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर 2012 को पॉस्को एक्ट को लागू कर दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है पारित कब हुआ था, और कभी क्वेश्चन बनता है लागू कब हुआ। तो लागू करना तो आसान याद है, लागू करने की डेट याद रखना आसान है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो तीन बातें यहां से क्लियर हो गई। पहली बात तो ये कि बच्चों के अगेंस्ट किस प्रकार का कवच प्रदान करता है, ये एक शील्ड की तरह काम करता है, ये आपको मालूम हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये मालूम हो गया। और दूसरी बात, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, ये मालूम हो गया। ठीक है? अब हम बात करते हैं कानून की विशेषताएं क्या है, यानी कानून किस बारे में बात करता है। तो पहली बात तो हमने लिखा कि ये बच्चों को प्रदान करता है, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न से बचाने की काम करता है। तो पहली बार बच्चा की बात हो रही है, तो कौन सी एज ग्रुप को शामिल करेंगे? तो इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का जो भी व्यक्ति है, उसे बच्चा माना जाएगा, चिल्ड्रन माना जाएगा। याद रखिएगा, क्लियर यहां तक? तो जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, उसमें तो 16 साल तक के बच्चों को, जो अपराधी होते हैं, उनको भी आपके कहीं ना कहीं बालिक माना गया है रेयर केसेस में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 18 साल से नीचे के जो भी व्यक्ति हैं, सबको चिल्ड्रन माना जाएगा। पहला प्रावधान तो यही है। दूसरा, इसमें बच्चों को बाल पोर्नोग्राफी और यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहित अन्य प्रकार के अपराधों से बचने के लिए इसे लागू किया गया है। यानी ऐसा किसी भी प्रकार की गतिविधि, जो आज मॉडर्न गतिविधि होती है, जैसे हम आजकल शब्द चलता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी,
तो ऐसा नहीं कि हर प्रकार की गतिविधि, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, फोन सेक्स की बात हो, किसी प्रकार का हरेसमेंट हो, किसी प्रकार का मैसेज या वीडियो के माध्यम से हो, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो, हर प्रकार का यौन उत्पीड़न को, दुर्व्यवहार को इस अधिनियम में अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा ऐसे अपराधों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटना भी बहुत जरूरी था, इसीलिए क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत एक स्पेशल विशेष न्यायालय का प्रावधान भी किया गया है। जैसे हम कहते हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट होती हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसमें किया गया है, क्योंकि इससे जुड़े जो बच्चे हैं, बालक हैं या बच्चे हैं, 18 साल से कम आयु के जो व्यक्तियों को इसमें बालक माना गया है, बच्चा माना गया है, चिल्ड्रन माना गया है, तो उन्हें कोई हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन ला सकते हैं, इससे उनकी मानसिक स्थिति पर एक प्रकार से बुरा असर पड़ेगा। इसलिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं जो बच्चों के लिए अनुकूल हो। तो यह भी प्रावधान किया गया है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा इस उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जैसा कि स्पष्ट है, यौन शोषण से, यौन उत्पीड़न से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, बच्चों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार से, हर प्रकार से बच्चों को संरक्षण देने का एक सुरक्षा कवच है ये एक्ट। ठीक है। इसके अलावा इस अधिनियम को भारत में लागू क्यों किया गया, वैसे देखा जाए तो बहुत देर कर दी हमने, लगभग हमने 20 साल इंतजार किया इस अधिनियम को लागू करने में, जबकि 1992 में ही यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हो चुका था। तो बाल अधिकारों पर लेकर यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर कर चुका है, भारत ने इसका अनुमोदन कर दिया था, तब 1992 में, लागू होते होते 20 साल लग गए, यानी 20 साल बाद, यानी 2012 में 14 नवंबर 2012 को यह अधिनियम लागू हुआ। तो इस अधिनियम को लागू करने की जो प्रेरणा है या मार्गदर्शन कहां से मिला है, 1992 की यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन, आपके कन्वेंशन से ये हमें मान्यता मिलती है या हमें कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है। अब बात आते हैं कुछ बातों को इस चार्ट से समझ लीजिएगा, वैसे ये चार्ट अलग से आपके नोट्स में दिख जाएगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे शो ना हो रहा हो क्लियर रूप में। तो छोटी सी बात में एक प्रकार से रिवाइज करने के लिए चार्ट बना दिया गया है। तो यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया, 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, यौन अश्लीलता अपराध, सब प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया है। इस कानून में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना गया है, उनको बच्चा माना गया है, और अधिनियम के तहत न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कोई भी केस हो जाए, कैसा भी मामला हो, कम से कम 10 साल की सजा होगी, मैक्सिमम तो आजीवन कारावास और फांसी की सजा का प्रावधान भी है। यानी अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधी को सजा दी जाएगी कि अपराध कितना गंभीर है। ठीक है, लेकिन कम से कम 10 साल की सजा तो होगी इस एक्ट के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट में, पॉस्को एक्ट में अपराधियों को या यौन अपराध को, ठीक है, अपराधियों को 3-4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है लैंगिक आक्रमण, याद रखिए, दूसरा है अलैंगिक आक्रमण, तीसरा है यौन उत्पीड़न, और चौथा है बाल अश्लीलता। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पॉस्को एक्ट में अपराधियों की कितनी श्रेणी बांटी गई है, यानी 4 प्रकार के अपराध या 4 प्रकार के अपराधियों की श्रेणी बांटी गई है। एक है लैंगिक आक्रमण, एक है अलैंगिक आक्रमण, एक है यौन उत्पीड़न, और चौथा है बाल अश्लीलता। इन चारों को अपराधों की श्रेणी में शामिल किया गया है। 4 प्रकार के अपराध और 4 प्रकार के अपराधियों का उल्लेख किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। अब इसके अलावा और अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो पहला, लड़के और लड़की दोनों के यौन शोषण का शिकार हो सकते हैं, इस अधिनियम का मानना है। ज्यादातर हमारे दिमाग में पॉस्को एक्ट सुनते ही नाम क्या आता है, केवल लड़कियों को संरक्षण की बात हो रही, नहीं, 18 साल से कम आयु का जो भी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया, व्यक्ति में लड़का लड़की दोनों है, यानी लड़का का भी यौन शोषण हो सकता है, लड़की का भी यौन शोषण हो सकता है, यानी दोनों को इसमें कहीं ना कहीं लैंगिक भेदभाव को समाप्त करते हुए दोनों को संरक्षण देने की बात हुई है। ये अधिनियम केवल लड़कियों के लिए नहीं है, लड़की लड़का दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इसमें बालक माना गया है या बच्चा माना गया है, चिल्ड्रन माना गया है, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। साथ है अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। कुछ केसेस में 10 साल की सजा है, कम से कम 10 साल तो होगा, कुछ केसेस में आजीवन कारावास है, कुछ केसेस में फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब आते हैं इसके अलावा बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से क्या किया गया इसमें। देखिए, बच्चों के यौन शोषण के जो मामले होते हैं, इनमें मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। पहले मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2019 में इस अधिनियम की समीक्षा की गई और इसमें संशोधन किया गया। 2012 का जो अधिनियम है, इसमें 2019 में संशोधन हुआ और मृत्युदंड का प्रावधान भी पॉस्को एक्ट में कर दिया गया।
ठीक है। साथ ही साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को भी जोड़ा गया 2019 के अधिनियम में, तो ताकि बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसका सामग्री का संग्रह करने को भी क्या कर दिया गया कि किसी के लैपटॉप में किसी के मोबाइल में इस प्रकार का चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलती भी है तो उसे भी क्या माना जाएगा, उसे भी पॉस्को एक्ट के तहत अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इससे पहले हम सेक्सुअल ऑफेंस शब्द को स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत क्या होगा यौन शोषण, इसको भी पूरा डिटेल में परिभाषित किया गया है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा 4 प्रकार की कैटेगरी बांटी गई है। इसके अलावा यह कानून केवल भारत के में रहने वाले बच्चों पर लागू होगा, याद रखिएगा, विदेशी बच्चों पर लागू नहीं होगा। और साथ ही साथ इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है, अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ठीक है सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करता है, 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ, तो ऐसे में कम से कम सजा उम्र कैद की होगी। वैसे में कम से कम सजा कितनी थी, केवल 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया, अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते हैं 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ तो फिर कम से कम सजा 10 साल नहीं होगी, अब कम से कम सीधा क्या होगा, आजीवन कारावास मिलेगा, यानी उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके अलावा पॉस्को एक्ट के तहत अपराध जो होंगे वो गैर जमानती होंगे, यानी आपको सीधा गिरफ्तारी होगी, जमानत आप डायरेक्ट सीधा बेल नहीं ला सकते, याद रखिएगा, सीधा जमानत मिलेगी मिलेगी, वो गैर जमानती होगा, कोर्ट ही जमानत दे पाएगा। क्लियर है तक? और साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर आपको लगता है किसी बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है लेकिन उसके माता पिता तक जागरूक नहीं है, या गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अपने आप में जानकार नहीं है, जागरूक नहीं है कानून के बारे में, तो ऐसे में आपका कर्तव्य है कि अगर आपको संदेह है या अगर आपको जानकारी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप 1098 पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखेंगे, अगर आपको जानकारी था और फिर भी आपने छुपाया, संदेह था तब भी आपने छुपाया, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है, कम से कम 6 महीने की सजा, यानी जानकारी होते हुए भी छुपाना 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा पॉस्को एक्ट जो है 2012 का, इसकी धारा 23 महत्वपूर्ण है। धारा 23 में कहा गया है कि जो बाल पीड़ित होंगे जिनके साथ ये अपराध हुआ है, उस बाल पीड़ित की जो पहचान होगी वो गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी पत्रकार, कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर उसकी कोई भी जानकारी लीक नहीं की जाएगी, यहां तक कि उसके माता पिता, उसका नाम, उसका एड्रेस कुछ भी शो नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, एक पत्रकार हैं दीपक चौरसिया, उनके अगेंस्ट इसी को लेकर आर्टिकल धारा 23 को लेकर अपराध लागू हुआ है, क्योंकि उन्होंने पॉस्को एक्ट के तहत ठीक है एक बच्चे का चेहरा, उसकी फोटो, उसका पूरा वीडियो पब्लिक में लीक कर दिया अपनी कवरेज दिखाने के नाम पर अपने न्यूज चैनल पर। ठीक है, उसकी पूरी पहचान को उजागर कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने सीधा केस लगाया और धारा 23 का उल्लंघन माना है। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए उनको सजा मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ धारा 19 से लेकर 22 तक यह कहा गया है कि अपराधों की अगर जानकारी अगर आपको है कि किसी बच्चे के साथ प्रकार का ऑफेंस हो रहा है, ठीक है, और अगर आपको संदेह है, कुछ लगता है कि ऐसा हो रहा है उस बच्चे के साथ, एक तो होती है पुख्ता जानकारी, एक होता है संदेह, तो ऐसी स्थिति में आपका काम है कि आप ठीक है संबंधित प्राधिकारी को थाने में जाकर या बाल संरक्षण आयोग को रिपोर्ट करें। अगर आप इसमें छुपाते हैं तो ऐसे में आपके लिए भी सजा का प्रावधान हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो ये कई सारे महत्वपूर्ण एक्ट प्रावधान जोड़े गए हैं पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा पॉस्को एक्ट में दर्ज मामले की जांच अपराध होने में या अपराध की रिपोर्ट करने के 30 दिनों के भीतर, यानी 1 माह की अवधि के भीतर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। यानी जांच कंप्लीट करना ये नहीं कि 6-6 महीने जांच चल रही है, जैसे ही जिस दिन अपराध होता है उस दिन अगर रिपोर्ट हो जाए या उसके अपराध के जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है, रिपोर्ट कराई जाती है, उससे 30 दिनों के भीतर ठीक है फाइनल जजमेंट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी 30 दिनों के भीतर, यह कहता है पॉस्को एक्ट। साथ ही साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया है, वो है गंभीर अपराध। अगर गंभीर अपराध के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अब गंभीर अपराध क्या है आगे अभी हम देखेंगे। नॉर्मली तो कम से कम 10 साल तो मिलनी ही मिलनी है, मैक्सिमम फांसी या आजीवन कारावास मिलेगा, और कुछ मामलों में तो याद रखिए 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो फिर कम से कम सजा आजीवन कारावास होगी।
कि 10 साल की सजा नहीं होगी, कम से कम सजा ही उम्र कैद होगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ धाराएं ऐसी हैं इस अधिनियम में जो क्लियर होनी चाहिए। सारी धाराएं की जरूरत नहीं है, कोई कानून की पढ़ाई तो कर नहीं रहे आप, सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आएगा। धारा 3 बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 यह कहती है कि के बच्चे के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशन को पहली बात तो अपराध माना जाएगा। बच्चों के साथ किसी प्रकार का यौन संपर्क भी अपराध माना जाएगा। ठीक है। प्रवेशात्मक यौन हमला यानी प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर किसी नाबालिग के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करता है तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा। अभी हमने कहा था ना कि अपराध तो है, लेकिन यह गंभीर अपराध माना जाएगा। और गंभीर अपराध की स्थिति में क्या होगा, याद रखिएगा, मैक्सिमम आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास होगा। लेकिन यहाँ सेक्सुअल रिलेशन की बात हो रही है, यौन उत्पीड़न की बात नहीं हो रही है, यौन संबंध की बात हो रही है। सेक्सुअल अब्यूज नहीं किया गया है, सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है, इसलिए कम से कम सजा 10 आजीवन कारावास हो जाएगी। वैसे तो गंभीर अपराध में 10 कम से कम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास है, लेकिन यहाँ पे 2 शब्द आ गए। ठीक है। एक होता है यौन उत्पीड़न और दूसरा होता है यौन संबंध। तो सेक्सुअल रिलेशन बनाया गया है तो कम से कम आजीवन कारावास होगा, और सेक्सुअल अब्यूज किया गया है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी। ठीक है। ये 2 चीजों में अंतर मालूम होना चाहिए। फिर आता है पॉस्को एक्ट की धारा 4 के बारे में। धारा 4 क्या कहती है? 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यहाँ पे यौन रिलेशन नहीं है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, यहाँ पे बात आ रही है सेक्सुअल ऑफेंस की, यानी उत्पीड़न किया गया, अब्यूज किया गया है। यौन उत्पीड़न करने पर याद रखिएगा तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। अब यौन उत्पीड़न क्या होगा? बिना अनुमति के उसको छूना, छेड़छाड़ करना या उसको यौन गतिविधियों के लिए प्रेरित करना। यहाँ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, सेक्सुअल रिलेशन की बात नहीं हो रही है। रिलेशन होता तो कम से कम 10 साल आपके आजीवन कारावास मिलता, लेकिन यहाँ ऑफेंस हो रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कम से कम 10 साल की सजा होगी, याद रखिएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें कम से कम आजीवन कारावास नहीं है, मैक्सिमम में आजीवन कारावास है, लेकिन धारा 3 में कम से कम आजीवन कारावास का प्रावधान है, कम से कम में ही। ठीक है। इसके अलावा धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 ये कहती है कि गंभीर यौन शोषण के मामले में, जैसे गंभीर यौन शोषण, अब देखिए गंभीर अपराध की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सीरियस ऑफेंस हो रहा है, सीरियस सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या है? वो है सामूहिक बलात्कार, बार बार शोषण, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा होने वाला शोषण। तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम 10 साल की सजा नहीं होगी, कम से कम 20 साल की सजा होगी, और मैक्सिमम उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। तो धारा 3, धारा 4 और धारा 5 दोनों में बातें जैसी लगती है सुनने में, लेकिन थोड़ा बहुत बहुत बारीक अंतर है। धारा 3 में क्या था कि यौन अपराध, सीधा आपके यौन शोषण किया गया, यौन शोषण नहीं मतलब यौन सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है तो कम से कम आजीवन कारावास। यौन उत्पीड़न किया गया है तो कम से कम 10 वर्ष की सजा, मैक्सिमम आजीवन कारावास। और धारा 5 में सामूहिक बलात्कार हुआ है, बार बार शोषण किया गया है, किसी परिवार के सदस्य के द्वारा ही ऐसा किया गया है, भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा ही ऐसा किया गया है, तो कम से कम 20 वर्ष की सजा और मैक्सिमम आजीवन कारावास या फांसी की सजा है धारा 5 के अंतर्गत। धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर आती है धारा 6। धारा 6 क्या कहती है कि बच्चे के साथ किसी प्रकार का गंभीर यौन शोषण करने पर न्यूनतम 20 साल की सजा, उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अभी मतलब एक तो था कि भाई सामूहिक बलात्कार हो रहा है या बार बार रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट की जा रही है या फिर घर का ही सदस्य था, यहाँ पर एक शब्द आ गया गंभीर यौन शोषण। यौन शोषण गंभीर, अगर यौन शोषण था तो अभी हम कम देख रहे थे भाई यौन शोषण के मामले में 10 वर्ष की सजा थी, अब यहाँ एक शब्द आ गया गंभीर यौन शोषण, तो यानी सजा कितनी हो गई? कम से कम 20 साल की सजा हो जाएगी। अभी इसको हम थोड़ा सा बारीक करके समझ लेंगे चीजों को। एक होता है भाई ऑफेंस हो गया, गलती करी है आपने, उसको उत्पीड़न किया है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है लेकिन उत्पीड़न किया है तो कम से कम 10 साल की सजा। ठीक है। ऑफेंस किया है, यौन संबंध एस्टेब्लिश किए हैं, कम से कम आजीवन कारावास। यौन गंभीर शोषण किया है लेकिन वो भी गंभीर स्तर पर किया है तो कम से कम 20 साल की सजा। ठीक है, रखिएगा। और ऐसी स्थिति में भाई सामूहिक बलात्कार किया है तो फिर कम से कम 20 वर्ष और मैक्सिमम आजीवन और फांसी की सजा। तो धारा 3, 4, 5, 6 ये तीनों धाराएं अच्छे से, चारों धाराएं अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है। अब धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है कि कोई भी व्यक्ति, धारा 23 की तहत, कोई व्यक्ति जो जानता है कि बच्चे के साथ इस प्रकार का अपराध हुआ है तो उसे पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करना होगा।
और ये सूचना वो लिखित रूप में भी दे सकता है, मौखिक रूप में भी दे सकता है। और याद रखिएगा, अगर जो व्यक्ति सूचना देने में विफल रहता है तो उसे भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। यानी आपको मालूम था, जानकारी होने के बावजूद भी आपने जानकारी साझा नहीं करी, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, संबंधित अधिकारी को सूचित नहीं किया, तो इसे भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। धारा 19 में ये कहा गया है। धारा 21 ये कहती है कि उन लोगों के लिए दंड का प्रावधान करती है। कौन कौन लोग? पहला, बच्चों के यौन शोषण की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, यानी जिनको मालूम था लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। बच्चों के यौन शोषण के मामले में मामला दर्ज नहीं करते हैं, यानी पुलिस अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी मामले को टालने की कोशिश करे, उनके लिए दंड का प्रावधान है। बच्चे के यौन शोषण के मामले में लापरवाही बरतने वाले, जो डॉक्टर मेडिकल टेस्ट करने वाले या बाल संरक्षण अधिकारी हैं या सहायक अधिकारी है या पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल है या टीआई है, जो भी है, वो सब क्या माने जाएंगे? इसमें धारा 21 के तहत अपराधी माने जाएंगे और इस अपराध के लिए उन्हें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और मामला अगर गंभीर हुआ, ठीक है भाई, सामूहिक बलात्कार का मामला हो गया और फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, तो गंभीर मामले की स्थिति में 6 महीने बढ़कर कितना हो जाएगा? 1 साल तक का प्रावधान हो जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत बारीक चीजें हैं, याद रखिएगा। देखिए, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से गलत हो सकते हैं केवल टर्मिनोलॉजी से, केवल चीजों को समझने को लेकर। इसलिए नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को समझ सके, आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, फिर आता है 2019 में। हम देख रहे हैं कि 2019 में 12 में एक्ट लागू हुआ था। 2019 में सरकार ने संशोधन किया और संशोधन के बाद पॉस्को नियम बनाए गए। पॉस्को नियम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 2020। तो पॉस्को नियम 2020 में क्या नियम जोड़े गए, ये मालूम होना चाहिए। तो नियम नंबर 9 कहता है कि विशेष अदालत को एफआईआर दर्ज होने पर, यानी जैसे ही मामला दर्ज होता है, तो जो विशेष स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, जो भी विशेष न्यायालय बनाया जाएगा, धारा नियम 19 के 9 के तहत उसे बच्चे के पुनर्वास और राहत और संबंधित जरूरतों को पूरा देने का आदेश देना होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, यानी जैसे ही मामला कोर्ट में आया तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चे के लिए राहत, बच्चे के पुनर्वास संबंधित जरूरतों के लिए मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है विशेष न्यायालय को। यानी न्यायालय तुरंत कार्रवाई करना शुरू करेगा और मुआवजे की बात करना शुरू करेगा। पॉस्को नियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, याद रखिएगा, साथ ही साथ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, ठीक है, ये सब फंड, भोजन, कपड़ा, पारिवारिक परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इन सारी संस्थाओं की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी धारा 9 नियम 9 के तहत, याद रखिएगा। तो नियम 9 ये कहता है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, न्यायालय को आदेश जाने की, मुआवजा देने की और बच्चे के राहत और पुनर्वास के संबंध में आदेश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और ये सारी संस्थाएं न्यायालय के आदेश को लागू करना शुरू कर देंगी तुरंत, तत्काल प्रभाव से। तत्काल भुगतान की सिफारिश भी की जाएगी। जो कॉमन आपके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, इसकी रिकमेंडेशन पर तुरंत भुगतान किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 1 सप्ताह के अंदर ये भुगतान हो जाने की अनुशंसा की गई है कि अगर सीडब्ल्यूसी ने कहा है कि बच्चे को इतनी राशि दी जानी चाहिए तत्काल प्रभाव से माता पिता को बच्चे के संरक्षण के लिए, तो उतनी राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति भी प्रदान किया जाएगा। वो व्यक्ति जो बच्चे की मानसिक अवस्था को समझेगा, उसकी भावनात्मक स्थिति को समझेगा, माता पिता के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, न्यायालय में क्या होना है, किस प्रकार की गतिविधि होनी, न्यायिक गतिविधि, उन सबकी जानकारी भी ये सहायक अधिकारी माता पिता और बच्चे को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये सारे प्रावधान 2020 में जोड़े गए, जो आपके संशोधन हुआ था 19 में, उसके बाद नियम बनाए गए पॉस्को एक्ट के तहत। अब आते हैं यहाँ पर समझौते की बात आती है। इस अधिनियम में 19 में जो संशोधन किया गया, उसके बाद समझौते का प्रावधान भी किया गया है। अब समझौते का प्रावधान क्या क्या है? पहली बात तो समझौता जो भी होगा, अगर मामला बड़ा ही हल्का है, ठीक है, ज्यादा गंभीर मामला नहीं है, तो ऐसे में पीड़ित की सहमति से ही पॉस्को एक्ट में समझौता मान्य हो सकता है। लेकिन समझौता तभी मान्य होगा जब पीड़ित व्यक्ति, जो बच्चा है, उसकी एक स्वतंत्र इच्छा हो, उसकी सहमति से हो। उसको डरा धमकाकर किसी प्रकार का समझौता नहीं कराया जा सकता। दूसरा, समझौते को अदालत की मंजूरी मिलना जरूरी है। अदालत के बाहर, ठीक है, समझौता नहीं होगा। समझौता अदालत में पेश करके पीड़ित के द्वारा बिना दबाव के ही मान्य माना जाएगा। तीसरा, अपराध की गंभीरता को देखते हुए देखा जाएगा। समझौता यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ जैसे मामूली अपराधों में ही मान्य होगा। गंभीर अपराधों में कोई समझौता लागू नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे भी समझौते को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं पॉस्को एक्ट में। चौथा, समझौते के अंतर्गत जो मुआवजा होगा, या देखिए पीड़ित को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक नुकसान की भरपाई के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा पैसा दे के मामले को टाल दिया, ऐसा नहीं होगा। बच्चे के मानसिक, बच्चे के शारीरिक, बच्चे के भावनात्मक स्तर पर जो असर पड़ा है, उसको देखते हुए मुआवजे की राशि तय की जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं पॉस्को अधिनियम की बात करते हैं। 2012 में कमियां क्या हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, अभी भी मौजूद हैं। सबसे पहली कमी यही है इस अधिनियम में कि सहायक व्यक्तियों की अनुपस्थिति। इसमें ये कहा गया है कि भाई जैसे ही मामला दर्ज होता है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद राहत और पुनर्वास काम शुरू होगा और सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत या देखिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंतर्गत एक सहायक व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा बच्चे की सहायता के लिए। लेकिन देखा गया है बहुत कम पीड़ितों के लिए सहायक, ठीक है, व्यक्तियों की उपस्थिति हो पाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि 96% मामलों में, याद रखिएगा, जो कानूनी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की सहायता मिल ही नहीं पाती है पीड़ित परिवारों को। ना तो सहायक व्यक्ति, हम अत्यंत प्रशिक्षित लोग हमारे पास हैं, ना ही 96% केसेस में देखा गया कि पीड़ित परिवार ही कोर्ट केस में उलझा रहता है, उसकी सहायता करने वाला, उसे लीगल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तीसरा, सहायक व्यक्ति वो संगठन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है जो बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि सभी जगहों पर इस प्रकार के अधिकारी उपस्थित हो ही नहीं पाते हैं। चौथी बात यह है कि सभी जिलों में पॉस्को एक्ट के तहत न्यायालयों को नॉमिनेट ही नहीं किया गया है। आज भी लोगों को नहीं मालूम होता कि किस कोर्ट में जाना है इस प्रकार के मामले के लिए। तो कुछ प्रकार का जो विशेष न्यायालय का प्रावधान है, वो विशेष न्यायालय को लेकर, ठीक है, योजना बनानी चाहिए थी या प्रॉपर तरीके सभी जिलों में होना चाहिए, ये आज भी अधूरा है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कमियां दिखती हैं। और साथ ही साथ पॉस्को मामलों में संभालने के लिए जो प्रशिक्षित लोग, अभियोजक होने चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने चाहिए, उनकी भारी कमी है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं होगा, ठीक है, बच्चे की तरफ से केस लड़ने वाले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की उनकी कमी होगी, तो मामला फिर लंबा चलता है। मामला लंबा खिंचेगा, तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सब कमियां हैं किसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन फिर भी इस अधिनियम को सबसे प्रभावशाली अधिनियम माना जाता है। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि भाई पॉस्को एक्ट में यह कहा गया कि बच्चे के निवास और पसंद के स्थान पर एक महिला उप निरीक्षक द्वारा बच्चे का बयान दर्ज करने का प्रावधान है। यानी बच्चे का बयान केवल महिला उप निरीक्षक के द्वारा ही दर्ज कराया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि पूरे पुलिस बल में महिलाओं की संख्या कितनी है, केवल 10% है। तो ऐसे प्रावधान का अनुपालन करना कभी कभी असंभव सा हो जाता है। मालूम पड़ा उस इलाके में, उस जिले में, उस थाने में, उस क्षेत्र में कोई महिला पुलिस है ही नहीं, तो क्योंकि पूरी पुलिस बल में केवल 10% महिलाएं ही हैं। ऐसे में अगर इस कानून में ये प्रावधान है कि महिला उप निरीक्षक के देखते हुए ही मामले दर्ज किया जाएगा, ठीक है, या बयान दर्ज किए जाएंगे, तो ऐसे में कई बार समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कमियां हैं इस प्रावधान, इस अधिनियम की। ठीक है, तो कुछ देखिए, हमने गवर्नमेंट की जो कटिंग्स हैं उसको भी लगा दिया है, ताकि आसान हो जाता है, चीजों को रिकॉल करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और किस प्रकार के अपराध हैं, दैनिक भास्कर इसको छापा था, किस प्रकार का अपराध है, क्या क्या अपराध माना जाएगा, इन सब बातों को लेकर भी कटिंग आती है। कई बार आपने देखा होगा अखबारों में ऐड आते हैं सरकार के द्वारा या किसी विभाग के द्वारा, उन विभाग के द्वारा बनाए गए ऐडों को भी कहीं ना कहीं आप काट के अपनी कॉपी में लगा सकते हैं। कभी कभी बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझना इस प्रकार के ग्राफिक्स से। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वैसे तो ये टॉपिक शामिल किया गया है यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, लेकिन इसकी धाराओं को अच्छे से पढ़ लीजिए, खासकर धारा 3, 4, 5, 6। ये 4 धाराओं से पेपर थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कभी कभी बहुत बारीक से अंतर है, डिफरेंस है, अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, अपराधों की प्रवृत्ति को देखते हुए। और बच्चों के संरक्षण में, बच्चों के यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली अधिनियम माना जाता है पॉस्को एक्ट। तो इसे कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यों लाया गया, यूनाइटेड नेशन में कन्वेंशन कब हुआ था, इसमें किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार के बच्चों को बालक माना जाएगा, किस एज ग्रुप को शामिल किया गया है, लड़कियों के लिए कि लड़कों के लिए है, इन सब बातों पर जोर दिया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसकी कमियां बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, कमियां तो हम सुधार लेंगे, लेकिन इस अधिनियम की विशेषताओं पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इसका महत्व समझिएगा। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण कानून है और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर देखा जाए तो उसमें कई सारी धाराएं हैं, तो हर धारा जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हम
कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं पढ़ रहे, हम कोई विधि का जुड़ा पेपर नहीं है हमारा, हमारा कोई लॉ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा सोशियोलॉजी में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए अच्छे से उसको पढ़कर रखिएगा। ठीक है? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? प्रीति जी। जी हाँ, यूजीसी नेट में भी है। देखिए, बाल अपराध शामिल किया गया है आपके सिलेबस में। अपराध है, बाल अपराध है, यौन हिंसा है, शामिल तो किया ही गया है। पहले भी मैंने कहा था कि इसको आप ज़रूरी नहीं कि किसी टॉपिक या किसी एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ें, कि वही कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पढ़ना है। ये अधिनियम ऐसा है जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। कि कम से कम फुल फॉर्म तो मालूम हो, कम से कम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में, पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो पॉस्को के बारे में जानकारी तो हो कम से कम, कि अपराध में किस प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया है, विशेष न्यायालय क्या होता है, सीडब्ल्यूसी होता क्या है? कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो ये आज हमने टॉपिक अपना कवर किया। कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है? चलिए, तो यूपीपीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा बैच चल ही रहा है। ठीक है? सारे याद रखिए, आपके यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, ठीक है, झारखंड पीजीटी का कोर्स हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। यूपी जीआईसी का कोर्स हमारा पूरा हो चुका है। यूपी पीजीटी की एग्जाम डेट फिर से बढ़ा दी गई है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है? यूपी पीजीटी का कोर्स हमारा जून में ही कंप्लीट हो चुका था। ठीक है? अक्टूबर में डेट थी, अब उसको भी फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग अभी भी अगर तैयारी नहीं कर सके थे या कर पाए थे, अगर अभी भी जुड़ना चाहें तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, झारखंड पीजीटी, यूपी जीआईसी, ठीक है, राजस्थान पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, इन सब की तैयारी, इन सब का बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबके पूरे वीडियो, सबके पूरा लेक्चर कवर हो चुके हैं। ठीक है? हम इंतजार नहीं करते कि नोटिफिकेशन आएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल एमपी सेट का नोटिफिकेशन भी आ गया। ठीक है? जनवरी में आपका एग्जाम है। और सेट का एग्जाम आ गया है, इसका मतलब एपी भी होगा एमपी में, स्वाभाविक सी बात है। और एपी का बैच हमारा 2 दिन पहले ही शुरू हो चुका है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करके तैयारी मत किया कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब सोचेंगे। तो ऐसे में समस्या हो जाती है कि हजारों की तादाद में बच्चे बैठे हुए हैं। सीटें होती हैं चंद, 50, 60, 100, 150। ठीक है? किसी जगह कभी-कभी तो 25-30 सीटें ही आती हैं। तो फिर ऐसे में समस्या पैदा हो जाती है। जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, फिर उनको समय कम मिलता है, 2.5 से 3 महीने, 4 महीने में। ना तो फिर आप पेपर सॉल्व कर पाते हैं, ना प्रैक्टिस कर पाते हैं, फिर आप ना नोट्स बना पाते हैं। आप केवल आपके मार्केट में जाके रामबाण किताबें खरीदते हैं और रट्टा मारना शुरू करते हैं। बिना किसी उसके दबाव में पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना अपनी तैयारी को पहले ही शुरू कर लिया कीजिए। ठीक है? कोई डाउट इसमें पूछिए। जी हाँ, शिप्रा जी। ठीक है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है? अब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तैयारी रखी जारी रखिए बस। ठीक है? हमने अपने एप्लीकेशन में देखिए, टेस्ट सीरीज़ में हमने इसको निःशुल्क रखा हुआ है और डेली उसपे 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। कुल मिला के 24 पेपर अपलोड हो चुके हैं। ठीक? 24 पेपर का मतलब है लगभग आपसे 1200 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं और प्रतिदिन 100 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, वो भी टॉपिक वाइज़, ऐसा भी नहीं कि रैंडमली। इससे आप जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, वो आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे। ठीक है? तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी से ही किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, तो हमारे एप्लीकेशन को जॉइन कर सकते हैं। आप कोर्स परचेज़ करें या ना करें, टेस्ट सीरीज़ का लाभ तो ले ही लें, जो निःशुल्क है अपने आप में। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। ठीक है? चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।